गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। छात्र की पहचान उसकी यूनिफॉर्म से होती है, लेकिन जब इस यूनिफॉर्म के साथ हिजाब और स्कार्फ का सवाल जुड़ा तो मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि स्कूल्स में निर्धारित ड्रेस कोड का पालन सभी छात्रों के लिए जरूरी है। अगर स्कार्फ और हिजाब स्कूल की तय यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है तो उसे पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए साफ साफ शब्दों में कहा है कि यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़े नहीं है, बल्कि अनुशासन है, एकरूपता है और समानता का प्रतीक है। अदालत के मुताबिक एक ऐसी यूनिफॉर्म बच्चों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर को कम करती है, सभी को समान पहचान देती है, यानी स्कूल में नियम सभी के लिए एक जैसे होंगे। निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करना होगा। बताते चले कि हाईकोर्ट की टिप्पणी स्कूल्स में यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड को लेकर बेहद अहम मानी जा रही है। हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने अदालत के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। हैदराबाद में पार्टी मुख्यालय पर आयोजित जलसाए रहमतुल लिल आलमीन कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा कि स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर आया हाईकोर्ट का फैसला उन्हें मंजूर नहीं है। ओवैसी ने दावा किया कि फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कोई ये कैसे तय कर सकता है कि इस्लाम में क्या जरूरी है और क्या नहीं। तो अब सियासत पूर्णतः गर्मा गई है इसे लेकर, और हिजाब पर किस तरीके से हाईकोर्ट का ये जो फैसला है इस पर अब विवाद गर्माता जा रहा है। हिजाब फैसले पर ओवैसी का बड़ा हमला, हिजाब डिसीजन पर ओवैसी का बड़ा हमला। ओवैसी ने हिजाब को धार्मिक आजादी से जोड़ा है। फैसले के खिलाफ ओवैसी ने आपत्ति जताई है। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले से ओवैसी नाराज। अदालत का फैसला इस्लाम पर हमला है, अनुच्छेद 25-19 के उल्लंघन का आरोप लगाया। धर्म की जरूरी बात कौन तय करेगा, ओवैसी ने कहा। हिजाब पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सियासत तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असउद्दीन ओवैसी ने अदालत के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। हैदराबाद में पार्टी मुख्यालय पर आयोजित जलसाए रहमतुल लिल आलमीन कार्यक्रम में ओवैसी ने कहा कि स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर आया हाईकोर्ट का ये फैसला उन्हें मंजूर नहीं है। ओवैसी ने दावा किया कि फैसला संविधान के अनुच्छेद 25 और 19 का उल्लंघन है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर कोई ये कैसे तय कर सकता है कि इस्लाम में क्या जरूरी है और क्या नहीं। ओवैसी ने सीधे तौर पर इस्लाम पर हमला करार दे दिया। उन्होंने कहा कि हिजाब पहनना धार्मिक आजादी से जुड़ा मामला है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली छात्रा की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्कूल के ड्रेस कोड के पालन पर जोर दिया। अब इस फैसले के बाद राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। ओवैसी के बयान ने इस पूरे विवाद को और ज्यादा गरमा दिया है। सवाल यह है कि स्कूल ड्रेस कोड और धार्मिक आजादी के बीच संतुलन कैसे तय होगा। अब धार्मिक आजादी जरूरी है या फिर स्कूल में डिसिप्लिन जरूरी है? कुल मिलाकर हिजाब पर यह संग्राम देखने को मिल रहा है। अलग अलग रिएक्शंस जो है वो सामने आ रहे हैं। हिजाब पर अदालत ने फैसला सुना दिया है और बहुत लॉजिकल ये फैसला सुनाया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि स्कूल के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म ये बताती है कि ये सभी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एक स्कूल को बिलोंग करते हैं, ये सभी छात्र हैं। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर, नाउ जजेस ये डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं कि एसेंशियल क्या है, व्हाट इज एसेंशियलिटी, व्हाट इज एसेंशियल, और फिर क्या रिलीजियस जो हमारी इबादतें हैं वो भी प्रोटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे।
और इसी पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ अनुज जुड़ रहे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। अनुज, हिजाब पर ये जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया है ये बहुत ही लॉजिकल नज़र आता है, बहुत जस्टिफाइड नज़र आता है, लेकिन असाउद्दीन ओवैसी ने जो तर्क दिया है ज़रा इसे इलैबोरेट कीजिए हमारे दर्शकों के लिए। उन्होंने कहा है कि ये मामला जो है, सबरीमाला केस जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन चल रहा है, ऐसे में हाई कोर्ट की टिप्पणी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। तो देखिए, कल से ही जब ये फैसला आया हाई कोर्ट का जिसपे कि हिजाब पे रोक लगाई गई, एक याचिका दाखिल की गई थी, उसको याचिका को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे शिया मुस्लिम के धर्मगुरु है मौलाना यासू अब्बास ने साफ तौर पे कहा कि ये हमारी जो धार्मिक आजादी है कहीं ना कहीं उस पर ये हमला है, हमारी जो स्वतंत्रता है उस पर वो हमला है, हम इस पर हाईकोर्ट से अपील करना चाहेंगे, पुनर्विचार करें। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो फखरुल हसन है उन्होंने कहा कि जो हाईकोर्ट का फैसला आया कहीं ना कहीं ये डिसएग्री करते हैं और इसकी अपील अब सुप्रीम कोर्ट में करेंगे। फिर दूसरी ओर देखा जाता है, एक और सपा प्रवक्ता का बयान आता है, कहते हैं कि जब कर्नाटका हाई कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई चल रही है, तो ऐसे में हाई कोर्ट का ये फैसला किस तरह आया ये देखने वाली बात होगी। तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो कल की जो कैबिनेट की बैठक थी बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी। उसके बाद तमाम तरह के जो मिनिस्टर थे यानी मंत्री थे उनका रिएक्शन आना शुरू हो गया। अल्पसंख्यक के विभाग के जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में कद्दावर मंत्री हैं, कद्दावर नेता भी हैं, सुभाषपा से आते हैं। उन्होंने कहा कि सभी को हाईकोर्ट के फैसले मानने होंगे। मैं लौट रही हूँ, क्योंकि लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ और रिएक्शंस भी सुन लेते हैं। कुछ मौलानाओं ने अपनी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर रखी और जाहिर है वो धार्मिक आजादी का जिक्र कर रहे होंगे, स्कूल की जो मैंडेटरी चीजें हैं उसे जोड़ रहे होंगे। एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कहा जा रहा है। हिजाब अपनी चॉइस है, हाई कोर्ट ने भी उसको कहा है कि ये इस्लाम में एक हिस्सा नहीं है। चलिए हम भी मान लेते हैं इस्लामिक हिस्सा नहीं है, लेकिन देश में धार्मिक आज़ादी भी है और निजी स्वतंत्रता भी है। यानी आदमी को ये आज़ादी है कि वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे रहेगा, वो उसकी अपनी आज़ादी है। दूसरी बात ये है कि जब हम लड़कियों के ड्रेस पर, लड़कियों के पहनावे पर सवाल उठाते हैं कि ये अधरंगी घूम रही हैं, तो यही लोग ये कहते हैं कि ये तो उनकी अपनी आज़ादी है। तो हिजाब पर आज़ादी क्यों नहीं होती? हिजाब की आज़ादी को लेकर क्यों सवाल खड़े होते हैं? क्यों कोर्ट उस पर टिप्पणी करता है? तीसरी और आखिरी बात, स्कूल में जिस तरह के ड्रेसेस अब चल गए हैं, मिनी स्कर्ट तक आ गई है। यानी आप देखिए, लड़कियों को उस कल्चर की तरफ ले जाया जा रहा है जो यूरोपियन कल्चर है, जो हिंदुस्तान का कल्चर है ही नहीं। सवाल ये है कि हाई कोर्ट को उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है जिसमें एक छात्रा ने हिजाब की अनुमति मांगी थी। देखिए, ड्रेस कोड से हम इनकार नहीं करते, हर स्कूल का एक ड्रेस होता है और वो ड्रेस जो है पहन के जाना चाहिए, हर बच्चे को जाना चाहिए। अब अगर कोई बच्ची हिजाब के लिए परमिशन मांग रही है, जो स्कार्फ वगैरह बांधती है, तो मैं समझता हूँ उसको परमिशन देना चाहिए। लेकिन एक चीज बहुत ही गौर करने की है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शायद कहा है कि हिजाब इस्लाम का जरूरी अंग नहीं है, जरूरी नहीं। मैं कहता हूं कि ये चीज जो है ये नहीं, बल्कि इस्लाम में हिजाब जरूरी है, इस्लाम में हिजाब कंपलसरी है। हिजाब और स्कूल यूनिफॉर्म कोड के सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है और ये अर्ज़ी दायर की थी इलाहाबाद के मोहल्ला उत्तरसोइया के रहने वाली एक नाबालिगा लड़की ने। उस पर फ़ैसला देते हुए फाजिल जजों ने ये हुक्म दिया कि हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक स्कूल यूनिफॉर्म कोड और दूसरा हिजाब। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन दो अलग अलग चीज़ों को एक साथ में जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। दरअसल स्कूल के जो चहारदीवारी है, उस चहारदीवारी के अंदर स्कूल के अपने उसूल हैं, उन उसूल को अपनाना चाहिए। देखिए, हिजाब पहन के स्कूल जाए ना जाए उससे क्वेश्चन करता है, लेकिन स्कूल के बाहर आप हिजाब पहन के कहीं भी जाइए आइए, उसके लिए तो कोई रोक नहीं है। स्कूल के ये कोर्ट यूनिफॉर्म बनाई है उसी यूनिफॉर्म में जाना चाहिए और हमारे मुल्क की जो भी हुकूमत का फैसला है उसको हमें मानना चाहिए, चाहे उसमें कोई भी बिरादरी हो। हमारे मुस्लिम हदीस में लिखा हुआ है, जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क की हुकूमत का भी कहना मानना चाहिए, अपने मज़हब को भी मानना चाहिए। इसमें दोनों चीज़ें हो जाएंगी। आप अंदर चले जाइए, हिजाब खोल के तो उसके अंदर आपका हमारे मुल्क का ऑर्डर मान लिया,
बाहर आ जाएंगे, आपने अपने सब मजहब का ऑर्डर मान लिया, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो निर्णय यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म को लेके आया है, जिसमें उन्होंने हिजाब को लेके कहा है कि ये यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। मैंने ये डिसीजन देखा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ इस तरह की बात कही होगी तो यकीनन ये बात आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी, क्योंकि हिजाब मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखता है। ये बात कर्नाटका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बार बार डिस्कस हो चुकी है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि कुछ चीजें लोगों को उनकी इच्छा पर भी छोड़ दी जाए। मैं व्यक्तिगत तौर पे ये मानता हूं कि किसी को अगर दबाव में ये करना पड़ता है तो वो उचित नहीं है, लेकिन कोई अपनी एजेंसी का इस्तेमाल करके अगर कोई इस तरह की चीज वस्त्र हो, कोई और आभूषण हो, तो फिर मैं समझता हूं कि एक डोमेन वो छोड़ के रखना चाहिए। देश संविधान से चल रहा है। संविधान के दायरे में जो हाई कोर्ट का फैसला है वो सही फैसला है, क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग धर्मों के अलग अलग ड्रेस पहन करके लोग आए तो एक रूपता खत्म हो जाएगी। वहाँ लोग शिक्षा के लिए आते हैं, न कि धर्म और मजहब के लिए आते हैं। तो एक रूपता, जिस विद्यालय का जो ड्रेस है उस विद्यालय के सभी बच्चों को एक साथ एक ड्रेस में विद्यालय में आने के लिए जो हाईकोर्ट का फैसला है वो स्वागत योग्य है। अनुज, मैं रिएक्शन सुन रही थी, तमाम मौलानाओं के भी सुने गए और उसके बाद राजनीतिक नेताओं के भी, और ऐसा लग रहा है कि राजनेताओं के पेट में ज्यादा दर्द है, क्योंकि राजनीतिक रोटियां सेकनी है। मौलाना फिर भी इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि स्कूल में जब जा रहे हैं तो वहां धर्म रिप्रेजेंट करने नहीं जा रहे। यूनिफॉर्म का मतलब ये यूनिफॉर्मिटी, एकता, एक जैसा, ताकि ये पता ना चले कि कौन किस कास्ट से या फिर किस रिलीजन से बिलोंग करता है, या फिर वो धर्म, या अगर हम देखें वो आर्थिक अंतर भी बच्चों में जो है पता ना चले। देखिए, साफ तौर पे ओम प्रकाश राजभर ने यही बात की कि अगर स्कूल में ड्रेस कोड इसीलिए होता है कि इक्वालिटी के लिए, यानी सभी एक समान की तरह, यानी अगर वहां पे सभी धार्मिक लोग अपना अलग अलग ड्रेस पहन के आएंगे तो फिर इसमें इक्वालिटी नहीं रहेगी, भेदभाव हो जाएगा। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो बच्चे स्कूल में ड्रेस इसलिए रखी गई थी कि सभी एक ही कलर के कपड़े पहनेंगे, एक ही कलर के ड्रेस कोड रहेगा, जूते चप्पल, जैसे कि गरीबी का भी जो अंतर है वो एक ही समान है, इक्वालिटी यानी समानता, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देता साफ तौर पे। इसी तरह देखेंगे तो जिस तरह से बयान मुस्लिम धर्म गुरुओं का आया उसमें दो तरह के अंतर आए। एक अगर बात करें साजिद जो रशीदी है वो मानना ही नहीं चाहते हैं कि ये अनुज, मौलाना साजिद रशीदी का स्टेटमेंट, मैं इसी पर आ रही थी, उनका स्टेटमेंट अगर हम छोड़ दें, क्योंकि वो हमेशा ऐसी बात करते हैं जो एकदम अलग ट्रैक पे चली जाती है। वो जो इस बात का हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि लड़कियां जब छोटे कपड़े पहनती हैं, यहाँ पे स्कर्ट्स पहनती हैं, तब किसी को एतराज नहीं होता। कोई उनसे पूछे क्या वो क्लबिंग के कपड़े स्कूल में जाके पहन रही हैं, वो किस तरीके के इलॉजिकल स्टेटमेंट देते ही क्यों हैं? यही बात है कि जो साजिद रशीदी हैं ये बयान बार बार कल से दे रहे हैं कि लड़कियां स्कूल में मिनी स्कर्ट पहनती हैं, किस तरफ जा रही हैं, यूरोपियन कल्चर है, बल्कि ये देश का कल्चर नहीं है। उससे दूसरी तरफ देखेंगे तो जो सैफ अब्बास है जो कि सुन्नी कम्युनिटी से आते धर्मगुरु है, वो कह रहे हैं कि इस्लाम का अंग है, हिजाब इस्लाम का अंग है, और एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम मान लेते हैं इस्लाम का अनिवार्य नहीं है। और साथ कोर्ट ने वर्डिक्ट किया है कि ये धार्मिक इस्लाम में जो धार्मिक है उसमें वो हिजाब है ही नहीं। और कुल मिला के ये भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी स्टूडेंट हो अपनी पसंद की चीजें स्कूल पर थोप नहीं सकता। स्कूल की अपनी एक व्यवस्था है, स्कूल की अपनी एक डेकोरम है, यानी ड्रेस कोड पे किसी भी तरह के कोई भी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पंजाबी हो, सभी तरह के सभी लोगों को अपनी पसंद की चीजों को स्कूल की व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी अपनी पसंद की चीजें थोप नहीं सकते। यानी स्कूल का ड्रेस कोड है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसी को लेकर जो लड़की प्रयागराज की छात्रा है उसने वहां पे PIL दाखिल की थी और PIL सिरे से खारिज कर दी गई कि किसी की पसंद को जबरन स्कूल पे थोपा नहीं जाता। ठीक है, देखिए ये लोकतंत्र है और संविधान है और ये देश संविधान से चलता है। संविधान में सभी को हक दिया गया है कि यहाँ पे समानता हो, सभी को बराबर का हक है। यहाँ पे किसी भी अपनी चीजों को यहाँ पे जबरन और ये भी नजर आता है कि कुछ फैसलों में तो आपको लगता है कि हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया तो बहुत ही स्वागत योग्य है, लेकिन अगर आपकी पसंद का नहीं होता तो अचानक से आप उसे खारिज कर देते हैं या फिर कह देते हैं कि किस तरह का फैसला जो है वो अदालत दोबारा सुनाएगा। बहरहाल शुक्रिया आपका तमाम इन्फॉर्मेशन साझा करने के लिए।
आगे बढ़ जाएंगे। जातीय जनगणना पर खड़गे राहुल की प्रधानमंत्री को चिट्ठी। जातीय जनगणना पर राहुल खड़गे की प्रधानमंत्री को चिट्ठी। राहुल खड़गे ने पीएम मोदी को 21 पन्नों की चिट्ठी लिखी है। जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवाल भ्रामक है। ये कांग्रेस ने कहा कि जातीय जनगणना नहीं है, धोखा है, विश्वासघात है। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है ये ठीक तरीके से जनगणना नहीं कराना चाहते हैं। सामाजिक न्याय से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये भी कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया गया है। और 21 पन्नों की एक चिट्ठी जो है वो लिखी गई है। पीएम मोदी को खड़गे राहुल की चिट्ठी लिखी गई है। खामियां बताई गई हैं जातीय जनगणना प्रक्रिया में। मौजूदा प्रक्रिया से सही गिनती नहीं हो रही है। देश में एक ही जाति के कई नाम हैं। जनगणना में ओबीसी का कॉलम मिसिंग है, ये भी आरोप लगाया गया है। जनगणना की मौजूदा जो प्रश्नावली है उसे रद्द होना चाहिए। सभी दलों जानकारों से चर्चा कर व्यवस्था बननी चाहिए। ये कांग्रेस की तरफ से आरोप भी लगाए गए हैं, शिकायत भी की गई है, अपना कंसर्न भी जताया गया। 21 पन्नों की चिट्ठी बाकायदा प्रधानमंत्री को लिखी है। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार के जाति सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित किए गए थे और 4 फरवरी 2025 को तेलंगाना के जाति सर्वेक्षण के नतीजे प्रकाशित किए गए थे। और राहुल जी और खड़गे जी की मांग प्रधानमंत्री से यह है कि जिस तरीके से बिहार में और जिस तरीके से तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण कराया गया था, उसी के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर 2027 का जो जनगणना है, जिसकी शुरुआत अभी अभी हुई है, उसी तरह आप यही मेथोडोलॉजी, यही प्रणाली अपनाएं। अभी भी वक्त है प्रधानमंत्री को सुधारने के लिए। अब देखिए, जातीय जनगणना पर बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। जातीय जनगणना पर बीजेपी का कांग्रेस पर अटैक हुआ है। तरुण चुग ने कहा है चोर मचाए शोर। कांग्रेस का रवैया कुछ ऐसा है, 70 साल सत्ता में रहे तब जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? ये तरुण चुग ने सवाल दागा है। वंचितों के अधिकार छीनने वालों को देश माफ नहीं करेगा, तरुण चुग की तरफ से कहा गया है। सवाल उठाए गए हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले लोग, जिन्होंने काका कालेकर रिपोर्ट को दबाया, जिनके पिता श्री राजीव गांधी जी ने भारत की पार्लियामेंट के अंदर वंचितों को मिलने वाले आरक्षण का डटकर विरोध किया, वो राहुल गांधी और उनके महापरिक्रमावादी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पत्र लिख रहे। कांग्रेस द्वारा जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुझाव देना हास्यास्पद दिख रहा है। देश में पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनगणना करवाई जा रही है। कांग्रेस को पहले ये बताना चाहिए कि आजादी के बाद लगभग 70 वर्ष तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे कुलीग जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। उत्कर्ष, हम देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच एक नई जंग शुरू हो गई है और एक नया मसला मिल गया है जातीय जनगणना का। अब ये जो 21 पन्नों की चिट्ठी है, इसमें क्या क्या शिकायतें जो है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा रखी गई हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि विशेषज्ञों से राय नहीं ली गई है, बहुत सारी त्रुटियां हैं इसमें। और बिल्कुल मोनिका, देखिए एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कोई भी सरकार जो है वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इन चीज़ों पर ध्यान देता है और यही एक कारण था जिसकी वजह से बिहार में गठबंधन भी टूटा था। देखिए कास्ट सेंसस का हम जिक्र कर रहे हैं, जातीय जनगणना को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस ने 21 पन्नों की वो लेटर लिखी है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कास्ट सेंसस को लेकर ये साफ कहा है कि कई त्रुटियाँ इसमें मिली हैं। सबसे पहले ओबीसी का वर्ग जो है उसमें पूरी तरीके से नहीं बताया जा रहा है कि किस तरीके
से हैं और जो जाति होती है उसके अंदर जो सब जातियाँ होती हैं, यानी कि जो जातियों के अंदर जाति होती है उसका जिक्र इसमें किया जा रहा है। इसकी वजह से जो कास्ट की सही गिनती जो है वो नहीं हो सकती है। ये जानकारी राहुल गांधी ने दी। वही अपने पत्र में ये भी साफ कहा कि तेलंगाना और जो बिहार में जातीय गणना हुई थी, हमने वो पूरी तस्वीर देखी है किस तरीके से बिहार में जातीय गणना हुई थी और उस वक्त जो एक कम समय ड्यूरेशन के अंदर ये पूरी जातियों की गिनती हुई थी। अब उसी तरीके से ये कराने की मांग जो है वो कांग्रेस कर रही है। उस वक्त बिहार का अगर जिक्र किया जाए मोनिका, तो महागठबंधन की सरकार थी जब कास्ट सेंसस हुआ था और सरकार ये चाहती है कि कास्ट सेंसस के जरिए ही जो रिजर्वेशन है, यानी कि जातीय आधारित जनगणना के हिसाब से ही जो रिजर्वेशन है वो दिया जा सके, ताकि ये पता चले कि किस जाति के कितने लोग हैं और कौन सी जाति किस स्थिति में है, क्योंकि जाति जनगणना के साथ वो आर्थिक जनगणना भी हुई थी। अब ऐसी ही तस्वीरें कांग्रेस जो चाहती है कि पूरे देश में जब जाति गणना हो तो जातीय जनगणना के साथ आर्थिक गणना भी हो, ताकि ये भी बात पता चल सके कि किस जाति के कौन से व्यक्ति कितने प्रभावशाली हैं, कौन सी जाति कितनी स्थिति में है और उन्हें कितना आरक्षण मिलना चाहिए। तो जो कास्ट सेंसस 2027 में होना है, जिसकी पूरी प्रणाली जो है वो शुरू हो चुकी है, अब इसको लेकर कांग्रेस जो है वो तीखा तल्ख जो है वो अपना रही है। सीधे तौर पे कहना है कि जब जातीय जनगणना हो तो उसमें जाति के साथ आर्थिक रूप से भी जनगणना की जा सके और ओबीसी के अंदर जो अलग अलग जातियां आती हैं, कुछ जातियां किसी राज्यों में जो है वो ओबीसी में आती हैं, तो कुछ जातियां उस दूसरे राज्यों में SC ST में आ जाती हैं। निषाद समाज का ही हम जिक्र कर सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश का जिक्र किया जाए मोनिका, तो वो SC ST के अंदर आ जाते हैं और कई जगहों पर वो ओबीसी के अंदर आते हैं। बिहार का ही जिक्र किया जाए तो बिहार के अंदर वो ओबीसी में आते हैं। तो कई जातियों को चिन्हित किया जा सके कि अगर उस राज्य दूसरे राज्य के अंदर के वो ओबीसी के अंदर आते हैं तो इस राज्य के अंदर किस जाति के अंदर उन्हें रखा जा रहा है और उस जाति के अंदर रखा जा रहा है तो उनकी उपजाति क्या है। तो कई सारी त्रुटियां हैं जिसको लेकर 21 पन्नों का जो लेटर है वो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा है और सीधे तौर पर मांग की है कि जो तेलंगाना और बिहार में जातीय जनगणना कराया गया था, यानी कास्ट सेंसस कराया गया था, उसी के तर्ज पर कराया जा सके ताकि त्रुटियां जो है वो ना। शुक्रिया आपका उत्कर्ष, कंप्लीट जानकारी साझा करने के लिए। इस पूरे विषय पे किस तरीके से एक बार फिर से रार शुरू हो गई है। बहरहाल बिहार के CM सम्राट चौधरी से मिले हैं चिराग पासवान। BPSC अभ्यर्थियों के मुद्दे पर बात की है, बातचीत से समाधान होना चाहिए, चिराग पासवान ने कहा है। लाठी चार्ज की तस्वीरें देखकर मन विचलित हुआ, ये चिराग पासवान ने कहा है। देखिए, बिहार में छात्रों के साथ जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है छात्रों पर, उसे लेकर अब राजनीति भी गरमा रही है। अब इन सब के बीच इंफॉर्मेशन मिल रही है, बिहार के CM सम्राट चौधरी से मिले चिराग पासवान। BPSC अभ्यर्थियों के मुद्दे पर बात की है, बातचीत से समाधान होना चाहिए, ये चिराग पासवान ने कहा। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी तस्वीरें देखकर मन विचलित है, ये चिराग पासवान ने कहा। ऐसे में छात्रों की मांगों का संज्ञान ले, उनसे बैठकर बात करे बिहार सरकार और बातचीत से निकलना चाहिए समाधान, ये चिराग पासवान की तरफ से कहा गया। तो वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे और पुलिस ने उन्हें बीच में रोकने की कोशिश की, बैरिकेडिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज तक छात्रों पर करना पड़ा। आंदोलन का 13वां दिन है और छात्रों का मोर्चा लगातार खुला हुआ है अपनी मांगों को लेकर। 13 सूत्रीय मांगों का जिक्र जो है वो छात्र कर रहे हैं और इसके साथ साथ प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदहाली को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, सवाल दाग रहे हैं। BPSC अभ्यर्थियों का ये मामला ये कोई पहली दफा नहीं है, इस तरह की तस्वीर सामने है, ये पहले भी कई दफा हम देख चुके हैं। और देखिए रीसेंट में किस तरीके से छात्र अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग राज्यों में शिक्षा बदहाली को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। जंतर मंतर की स्थिति, उसके बाद झारखंड में हमने हाल देखा और अब ये बिहार की तस्वीरें ये बता रही हैं कि छात्र किस तरीके से अब अपनी बातों को लेकर मुखर है, बहुत ज्यादा मुखर है और वो चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों को सुने, संज्ञान ले और उसका एक सल्यूशन निकाले ताकि शिक्षा व्यवस्था को बहाल किया जा सके, उसमें से त्रुटियां जो है वो दूर की जा सके। छात्रों के वो विजुअल्स जिसमें वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए, अपनी बातों को सरकार से समर्थन पाने के लिए, ऐसे में मेरे लिए ये हमेशा से चिंता का विषय रहा है। छात्र, अभ्यर्थी, युवा वर्ग जब इनको इतना संघर्ष करना पड़ता है
मैंने हमेशा प्रयास किया है कि मैं वो सेतु का काम करूं। भले अपनी सरकार हो, भले विपक्ष की सरकार हो, मैंने हमेशा युवा वर्ग से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है, उचित मंच तक पहुंचाने का मैंने काम किया। आज जब मैंने दिन में ये तस्वीरें देखी, आज आया ही मैं इसी उद्देश्य से कि मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनके संज्ञान में संभवतः अगर कोई जानकारी नहीं आई है वो देना, और हम लोग इसके लॉजिकल और जायज़ सल्यूशन तक कैसे पहुँचें उस दिशा में बैठ के बात करना। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो चला एक ब्रेक का। खबरें लगातार जारी, फौरन हाजिर हो रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।